वेरी वार्म वेलकम टू अरिहंत एकेडमी। अरिहंत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रवीण मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। हम अपने छत्तीसगढ़ की कक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का नामकरण। ठीक है, पहला तो ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के क्या अलग अलग नाम थे। ठीक है, दूसरा ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां कहां हुआ है, और तीसरा ये देखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ शब्द आया, कैसे इस क्षेत्र को हम छत्तीसगढ़ शब्द कहना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये तीन टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक जो है आपका कि डिफरेंट नेम ऑफ छत्तीसगढ़। सेकंड, वर्ड छत्तीसगढ़ इन रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां कहां किया गया है, और हाउ डिड छत्तीसगढ़ गेट इट्स नेम। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द कहां से आया, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा कैसे। इस क्षेत्र की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस सी हॉर्स वाले आकृति की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस सी हॉर्स वाली आकृति का बात कर रहा हूं। इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या नाम थे इस क्षेत्र के। तो सबसे पहला नाम जो आता है इस क्षेत्र के लिए, वो पहला नाम आता है आपका साउथ कोशल। ठीक है, साउथ कोशल इस क्षेत्र के लिए जो पहला नाम आता है वो है दक्षिण कोशल। ठीक है, वो नाम है आपका दक्षिण कोशल। ठीक, दक्षिण कोशल शब्द का जो प्रयोग है ये कहां कहां मिलता है, कहां कहां उल्लेख है कि इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता है, तो ये महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने क्या की है, रामायण की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। इस रामायण में उत्तर कोशल, इस रामायण में उत्तर कोशल व दक्षिण कोशल का उल्लेख। ठीक है, इस रामायण में आपका उत्तर कोशल व दक्षिण कोशल का उल्लेख है, तो ये दक्षिण कोशल शब्द यहां पे प्रयोग किया गया। ठीक है, रामायण काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल नाम दिया गया। ऐसे ही अगर आप महाभारत काल का देखना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि महाभारत काल में आपका इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, प्राक कोशल। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, प्राक कोशल। ठीक है, महाभारत काल में क्या कहा जाता था, इस क्षेत्र को प्राक कोशल कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका दक्षिण कोशल कहा जाता था, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इस क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, इस क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, इस क्षेत्र का दूसरा नाम कहा जा रहा है कोशल। इस क्षेत्र का दूसरा नाम क्या कहा जा रहा है, इस क्षेत्र का दूसरा नाम आपका कोशल कहा जा रहा है। तो कोशल शब्द का उल्लेख कहां कहां है, ठीक है, तो कोशल शब्द का उल्लेख है हमारे जो एक प्रसिद्ध विद्वान कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने कई सारे महाकाव्यों की रचना की है। उन्हीं महाकाव्यों में से एक क्या है आपका रघुवंशम। एक क्या है आपका रघुवंशम। ठीक है, इस रघुवंशम में कोशल शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो कालिदास के द्वारा रचित जो रघुवंशम है उसमें कौशल शब्द का उल्लेख है और इस क्षेत्र में रहने वाली कौशल्या माता के बारे में बताया जा रहा है आपका। ठीक, इसके बाद दूसरी जगह जहां पे कौशल शब्द का उल्लेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित क्या है कि ये प्रयाग प्रशस्ति संबंधित किससे है, इतिहास के दृष्टिकोण से ये जो गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, ठीक है, उनसे संबंधित है। गुप्त वंश के जो प्रसिद्ध राजा हैं समुद्रगुप्त, उनसे संबंधित है। इसमें इनका जो विजय गाथा, समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है, इस विजय गाथा का उल्लेख है इस प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति कुछ नहीं है, ठीक है, अशोक के द्वारा स्थापित एक पिलर है। समय समय पर इसको विभिन्न राजाओं के द्वारा इसमें अपनी कीर्तियां उत्कीर्ण करवाई गई। ठीक है, उसमें डिपिक्ट करवाई गई। इसी क्रम में जो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त हैं इनकी भी विजय गाथा है, क्योंकि ये प्रयाग में है और इनकी गुणगान है, इनका प्रेज है, इसलिए इसको प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये पिलर ही क्या कहलाता है आपका, प्रयाग प्रशस्ति कहलाता है। ये पिलर ही आपका प्रयाग प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, ये पिलर ही प्रयाग प्रशस्ति कहलाता है। और एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि बताइए इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई है किसके द्वारा दोस्तों, हरिसेन के द्वारा। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे हरिसेन, तो इन्होंने ही इनकी विजय गाथा का उल्लेख किया और प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ठीक है, इलाहाबाद में प्रयागराज में ये पिलर स्थापित है आपका, इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जा रहा है। इस प्रयाग प्रशस्ति में आपका क्या है, कौशल शब्द का उल्लेख हुआ है। इस प्रयाग प्रशस्ति में आपका कौशल शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक,
इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए आपका महाकौशल अमिधा का भी प्रयोग किया गया, ठीक है। इस क्षेत्र को और क्या कहा गया, इस क्षेत्र को महाकौशल भी कहा जाता था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारत के पुरातात्विक विभाग से संबंधित आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब आते हैं, इस क्षेत्र से रिलेटेड इस क्षेत्र का सर्वे करते हैं और वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ठीक है। उस रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या यूज किया, महाकौशल शब्द का उल्लेख किया, ठीक है। कौशल तो पहले से ही नाम था, तो हो सकता है इस क्षेत्र की गरिमा को और बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए, इस क्षेत्र को गौरवान्वित करने के लिए, प्राइड फील कराने के लिए क्या किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने महाकौशल शब्द का प्रयोग किया, ठीक। तो ये तीन नाम मिल गए हमको कि कैसे इस क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था, महाभारत काल में प्राक कौशल कहा जाता था, ठीक है। कौशल और महाकौशल नाम से भी ये क्षेत्र आपका जाना गया, ठीक है। तो इसके बाद फिर आते हैं कि छत्तीसगढ़ वर्ड का प्रयोग कब से होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग है वो आपका सल्तनत काल से होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग आपका सल्तनत काल से होना प्रारंभ हो गया था। उसी समय के कुछ एविडेंसेस हैं, उसी समय के कुछ रिकॉर्ड्स हैं जहां पे छत्तीसगढ़ शब्द का हमको उल्लेख मिलता है, ठीक है। जहां पे मेंशन किया गया छत्तीसगढ़ शब्द, तो 1494 की बात है, ठीक है। 1494 ईस्वी की बात है। खैरागढ़ के राजा हैं लक्ष्मी निधि, ठीक है। खैरागढ़ रियासत हुआ करती थी, खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मी निधि, ठीक है। उनके चारण कवि, उनके दरबारी कवि उस समय कौन थे, आपके दलराम राव, ठीक है। दलराम राव, कई जगह पे दलपत राव भी लिखा रहता है, तो दलराम राव या दलपत राव एक ही व्यक्ति हैं ऐसा कहा जाता है। तो खैरागढ़ के जो राजा हैं लक्ष्मी निधि, उनके चारण कवि हैं दलपत राव, ठीक है। तो दलपत राव ने अपनी साहित्यिक रचना में, लिटरेचर में एक कविता लिखी, ठीक है। कवि ऑब्वियसली कविता लिखेंगे, तो इन्होंने कविता लिखी लक्ष्मी निधि सुनो चित्त देई, ठीक है। क्या, लक्ष्मी निधि सुनो चित्त देई गढ़ 36 में ना गढ़ैया रहे। इसके आगे भी कुछ लाइनें हैं, ठीक है। मैं ले दे के 2 ही लाइन याद कर पाया हूं, क्या कि लक्ष्मी निधि सुनो चित्त देई गढ़ 36 में ना गढ़ैया रहे। तो इन्होंने डायरेक्टली छत्तीसगढ़ भी नहीं कहा, ठीक है। दलपत राव ने जो वर्ड यूज किया है डायरेक्टली छत्तीसगढ़ भी नहीं कहा, ये क्या कह रहे हैं, गढ़ 36, ठीक है। क्या कह रहे हैं, गढ़ 36 कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं कहा इन्होंने, गढ़ 36 का। तो गढ़ 36 फिर आगे इसी कविता में रिपीटेशन होता है, तो गढ़ 36, छत्तीसगढ़, इस टाइप का आपका प्रयोग होता है। तो पहला प्रयोग किया गया था 1494 में। खैरागढ़ राजा लक्ष्मी निधि के जो चारण कवि थे, दरबारी कवि थे दलराम राव, दलपत राव, उनके द्वारा उनकी कविता में कि लक्ष्मी राय सुनो चित्त देई गढ़ 36 में ना गढ़ैया रहे, ठीक है। इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है। ये तो साहित्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम प्रयोग हो गया, ठीक। इसके बाद राजनीति से संबंधित भी एक किताब लिखी जाती है कवि गोपाल मिश्रा के द्वारा, ठीक है, गोपाल मिश्र के द्वारा। तो ये जो आपके छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी राजवंश रही, जिसने छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे अरसे तक शासन किया, तो उस राजवंश ने क्या किया, उस राजवंश के एक राजा थे आपके राज सिंह, ठीक है। उस राजवंश के राजा थे राज सिंह। तो इस राज सिंह जी के जो दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, ठीक है। कलचुरी वंश के प्रतापी राजा राज सिंह के दरबारी कवि कौन है, गोपाल मिश्र हैं। ये एक बुक लिखते हैं दोस्तों, ये एक बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम है खूब तमाशा, ठीक है। इसको अद्य खूब तमाशा भी कहा जाता है, अद्य खूब तमाशा, ठीक है। इसको अद्य खूब तमाशा के नाम से भी जाना जाता है। ये वही किताब है जिसमें औरंगजेब की आलोचना की गई है, ठीक है। ये वही किताब है जिसमें औरंगजेब की आलोचना की गई है। इसी किताब में इन्होंने छत्तीसगढ़ वर्ड का प्रयोग किया, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसमें औरंगजेब की बात हो रही है, ठीक है, कलचुरी साम्राज्य की बात हो रही है इस किताब में। तो कहा जाता है कि राजनीति के संदर्भ में पहली बार प्रयोग कब किया गया, आपका इस खूब तमाशा नामक किताब में किया गया। इस खूब तमाशा के कंपोजर कौन है, इसके रचयिता कौन है, गोपाल मिश्र हैं, जो कि कलचुरी वंश के राजा राज सिंह के दरबारी कवि हैं। क्लियर है। कब, 1686 में। ये डेट कई किताबों में अलग अलग मेंशन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी से मैंने ये 1686 निकाला हुआ है, तो ये मेरे को ऐसा सही लग रहा है। आप लोग एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ठीक है।
तो ये हो गया कि जो कलचुरी राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, उन्होंने अद्य खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। कहा जाता है कि ये राजनीतिक संदर्भ में पहला प्रयोग था। इससे पहले 1494 जो दलपत राव था उनका कहा जाता है कि साहित्य के संदर्भ में पहला प्रयोग था। ठीक है, इसके बाद एक और हमको प्रूफ मिलता है, एक और हमको एविडेंस मिलता है। हमारे एक यूरोपीय यात्री हैं मिस्टर जेटी ब्लंट। ठीक है, हमारे एक यूरोपियन ट्रैवलर हैं मिस्टर जेटी ब्लंट। तो मिस्टर जेटी ब्लंट क्या करते हैं, आपका अपना ट्रैवलर अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट ने क्या किया था, आपका इस क्षेत्र की यात्रा की थी। ठीक है, 1795 बोलने से आपके दिमाग में एक और चीज तुरंत क्लिक करता है, क्या, भोपालपट्टनम का संघर्ष। भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक है, आपके दिमाग में और क्या क्लिक करता है, भोपालपट्टनम का संघर्ष। कब हुआ था भोपालपट्टनम का संघर्ष? 1795 में हुआ था। तो जेटी ब्लंट क्या करते हैं, भोपालपट्टनम के रास्ते आपका बंगाल प्रांत जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा वहां के आदिवासियों ने, वहां के जो जनजाति लोग थे वो उनका रास्ता रोक देते हैं, तीर धनुष लेके खड़े रहते हैं कि अगर एक कदम और आगे बढ़ जाओगे तो तुम सीधा यहां से भगवान की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, तीर तुम्हारे अंदर घुसा देंगे। तो मिस्टर जेटी ब्लंट का रास्ता भी रोका था। ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष, भोपालपट्टनम विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ भोपालपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वही यूरोपीय यात्री हैं मिस्टर जेटी ब्लंट, जिन्होंने 1795 में इस क्षेत्र की यात्रा की है। ठीक है, रायपुर का उल्लेख किया है अपने ट्रैवलर्स अकाउंट में। अपने यात्रा के दौरान जो डायरी यूज करते थे, जनरली जो भी ट्रैवलर्स यूज करते थे। ठीक है, तो उन्होंने उसमें छत्तीसगढ़ वर्ड मेंशन किया है और बाद में इस ट्रैवलर्स अकाउंट को बिलासपुर गजेटियर में आपका क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। वहां से हमको ये पता चलता है कि ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, और मैंने कहा कि सल्तनत काल से ही इस क्षेत्र के लिए आपका क्या प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था, सल्तनत काल से ही इस क्षेत्र के लिए आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, मुगल काल में इस क्षेत्र को रतनपुर कहा जाता था। मुगल काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, रतनपुर कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुगल काल में इस क्षेत्र को आपका रतनपुर कहा जाता था और सल्तनत काल से ही इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाना स्टार्ट हो गया था। इस क्षेत्र को बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली आपका पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, इस मिड रीजन की बात कर रहा हूं, मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। तो मुगल काल में इस क्षेत्र को आपका रतनपुर कहा जा रहा है। तो ये याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को, छत्तीसगढ़ के किस भाग को कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को आपका रतनपुर कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका फिर आ जाते हैं एक और व्यक्ति, काशीनाथ गुप्ते। ठीक है, तो काशीनाथ गुप्ते क्या करते हैं, आपका इनकी एक रचना है काशीनाथ गुप्ते जी की, क्या, नागपुर के भौसल्याची बखर। इन्होंने 1707 में उस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो काशीनाथ गुप्ते हैं जिन्होंने एक कंपोजिशन लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, नागपुर के भौसल्याची बखर, आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है 1707 में। इसके अलावा बाबू रेवाराम है। ठीक है, हमारे आधुनिक इतिहासकार कहे जाते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियन कहे जाते हैं बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम क्या करते हैं, 1896 में एक रचना लिखते हैं। ठीक है, एक रचना लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम है विक्रम विलास। ठीक है, उस किताब का नाम क्या है, विक्रम विलास। तो उस विक्रम विलास में क्या करते हैं बाबू रेवाराम, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि इस क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। दूसरा ये हो गया कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां-कहां हुआ है, कैसे ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ आपका साहित्य में, राजनीति में, ठीक है, ट्रैवलर्स के अकाउंट में आना चालू हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, कैसे, हाउ। ठीक है, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ ही क्यों कहा गया और कुछ गढ़ क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, तो इसके पीछे आपके बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे आपके हिस्टोरियंस ने अपने अपने रिसर्च, अपने अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की। ठीक है, और क्लियर करने का ट्राई किया कि कैसे इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाना चालू हो गया। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हीरालाल आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीरालाल, तो हीरालाल जी क्या कहते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ है या ये जो क्षेत्र है, ये आपका प्राचीन समय में कहा था। तो हमने बताया कि ये प्राचीन समय में ना, जब महाजनपद काल हुआ करता था, तो ये चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक है, ये रट घोट के हम लोग
बैठे थे। जैसे ही हीरालाल का ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये प्राचीन काल में कहा था, तो हमने तुरंत कहा कि महाजनपद काल में ये कहा था आपका चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था चेदी, उसी चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था ये क्षेत्र। तो उन्होंने कहा कि बस 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 पकड़ लिए बस, वही चेदी से क्या बना है आपका चेदीसगढ़, वही चेदी से बना है चेदीसगढ़। उसी चेदी महाजनपद का हिस्सा होने की वजह से इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा जाने लगा। ठीक है, और यही चेदीसगढ़ धीरे धीरे समय में जब बोली भाषा बदली अपनी, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहलाया। उसी चेदीसगढ़ का अपभ्रंश क्या है आपका छत्तीसगढ़ है। तो हीरालाल की ये थ्योरी थी कि चेदीसगढ़ टू छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि ये महाजनपद काल में चेदी महाजनपद का हिस्सा था। ठीक, तो चेदी महाजनपद का हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा गया। चेदीसगढ़ का ही अपभ्रंश है छत्तीसगढ़। हम लोग एकदम गजब तगड़ा बता दिए। ठीक है, लेकिन बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं किए, बोले कि ये थ्योरी ना कहीं कहीं इनकम्प्लीट लग रही है। ठीक है, बहुत सारे प्रूफ्स, बहुत सारे फैक्ट्स छूटे हुए प्रतीत हो रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, छोड़ो। फिर आते हैं जेबी वेगलर। जेबी वेगलर कौन है? जेबी वेगलर वही जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट सबमिट किया था और इस क्षेत्र को महाकौशल कहा था, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑलराइट, तो उसी अलेक्जेंडर कनिंघम के चेले हैं, उन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी हैं जेबी वेगलर। तो ये अपना एक अलग थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं तुम लोगों को नहीं पता कि इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कैसे कहा जाता है, मैं बताऊंगा। ठीक है, जेबी वेगलर बताएगा कि कैसे छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। तो उन्होंने कहा कि देखो एक राजा है, कौन राजा है? जरासंध। ठीक है, एक राजा है, कौन राजा? जरासंध राजा है। ठीक है, तो इस जरासंध के शासन काल में, इस जरासंध के शासन काल में, इस जरासंध के शासन काल में आपका क्या होता है? 36 चर्मकार परिवार, 36 टेनर जो चमड़े का काम करते हैं, तो वो चर्मकार, तो 36 चर्मकार परिवार को जरासंध ने क्या किया? अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। ठीक है, 36 चर्मकार परिवार को जरासंध ने क्या किया? अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब ये 36 चर्मकार जो घर थे, परिवार थे, ये बेघर हो गए। तो इन्होंने इस क्षेत्र में जाकर के शरण ली। ठीक है, इस क्षेत्र में आकर के शरण ली और यही 36 चर्मकार परिवार किस नाम से जाने जाते थे? छत्तीसगढ़ के नाम से जाने जाते थे। कि वहां से जरासंध ने 36 चर्मकार परिवारों को निकाल दिया, तो ये 36 चर्मकार परिवार किस नाम से जाने जाते थे? छत्तीसगढ़ के नाम से जाने जाते थे। और यही छत्तीसगढ़ धीरे धीरे समय में बढ़ता गया और यही छत्तीसगढ़ की वजह से छत्तीसगढ़ कहलाया। जेबी वेगलर की ये थ्योरी कि जरासंध के शासन काल में 36 चर्मकार परिवार वहां से निष्कासित हो जाते हैं, इस क्षेत्र में आके शरण लेते हैं, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, गजा तगड़ा काम से। ठीक है, लेकिन ये कहीं पच नहीं रहा था। ठीक तो लग रहा है छत्तीसगढ़ से गढ़, घर से गढ़ का अपभ्रंश भी जल्दी बन जाएगा, थोड़ा जम रहा है, लेकिन मैं एकदम मतलब ऐसे कुछ तूफानी मचा दे टाइप का मजा आ नहीं रहा। तो बोले कि फिर क्या? तो एक अगली थ्योरी है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को छत्तीसगढ़, गढ़ मतलब होता है फोर्ट, किला। ठीक है, तो इसकी कहानी थोड़ा सा बता देता हूं। तब तक आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि ये फोटो कहां की। ठीक है, ये किस गढ़ की है, किस किले की कहानी है। तो हिस्ट्री ऑफ 36 फोर्ट, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, 36 किलों का जो इतिहास है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कलचुरी वंश के बारे में। ठीक है, 990 ईस्वी में कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में राज्य प्रारंभ कर दिया था। 1740 मराठों के आने से पहले तक, इतने लंबे समय तक क्या था? कलचुरियों का शासन था आपका इस क्षेत्र में। ठीक है, तो कलचुरी राजा है हमारे, जो आपका दिल्ली जाने के लिए फेमस है। ठीक है, क्या नाम है इनका? कल्याण साय। कल्याण साय अपने रेवेन्यू सिस्टम के लिए, अपनी जमाबंदी के लिए भी प्रसिद्ध है कल्याण साय। ठीक है, अपने रेवेन्यू सिस्टम के लिए, अपने जमाबंदी प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है कल्याण साय। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जमाबंदी व्यवस्था अकबर से पुरानी थी। ठीक है, और इसी कारण कल्याण साय जी को हम लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का टोडर। क्या कहलाते हैं कल्याण साय? छत्तीसगढ़ के टोडर।
अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, जो रेवेन्यू सिस्टम पे बहुत काम किए थे, रेवेन्यू सिस्टम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो कल्याण साहब भी हमारे छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू सिस्टम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये क्या करते हैं, अपनी जमाबंदी प्रणाली को लागू करना चाहते हैं। जमाबंदी प्रणाली को लागू करने के लिए ये छत्तीसगढ़ को बांटते हैं, छत्तीसगढ़ को बांटते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, यहां से निकलने वाली आपकी ये कौन सी रिवर है, शिवनाथ। ठीक है, ये शिवनाथ नदी है। तो ये शिवनाथ नदी को बेस मानते हैं, शिवनाथ नदी को आधार मानते हैं। शिवनाथ नदी के नॉर्थ में बनाते हैं 18, शिवनाथ नदी के नॉर्थ में इन्होंने कितना बनाया 18, और शिवनाथ नदी के साउथ में, शिवनाथ नदी के दक्षिण में कितना बनाया 18। तो 18 गढ़ शिवनाथ नदी के ऊपर और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के नीचे। मेरा गणित कमजोर है, लेकिन 18 + 18 कितना होता है 36। तो इन्होंने टोटल कितने गढ़ बनाए, 36 गढ़ बनाए। तो ये कलचुरी राजा हैं, कल्याण साहब, जो अपनी जमाबंदी प्रणाली को लागू करने के लिए क्या कर रहे हैं, शिवनाथ नदी को आधार मान के इसके ऊपर और इसके नीचे 18 गढ़ बना रहे हैं। टोटल 36 गढ़ बन गया, और यही 36 गढ़ धीरे 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 कालांतर में इस क्षेत्र के नाम में भी प्रचलित हो गया, और क्या कहलाना स्टार्ट हो गया, छत्तीसगढ़। तो ये वाली जो थ्योरी थी ना, ये थोड़ी सी पची कि 36 गढ़ थे। वास्तव में इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, 36 किले थे, 36 फोर्ट थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया आपका, छत्तीसगढ़ पड़ गया। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ नामकरण का कहानी की कैसे छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। बाद में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि जो 36 गढ़ों की सूची है, ठीक है, इन 36 गढ़ों की जो लिस्टिंग है, ये लिस्टिंग की गई है हमारा चिस्म, ठीक है, ये इतिहासकार है चिस्म व हैबी। ठीक है, ये अंग्रेज अधिकारी हैं जो यहाँ पे जमाबंदी प्रणाली का अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो चिस्म व हैबिट ने इन 36 गढ़ों का क्या किया, आपका लिस्ट बनाया, जो 1910 में आपका प्रकाशित हुई थी। चिस्म और हैबिट के द्वारा इन 36 गढ़ों का लिस्ट बनाया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, इस क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कहां-कहां इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ उल्लेखित है। तो आज की क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।